गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग अपनी ऑन गोइंग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा था पीटी 365 सप्लीमेंट्री निकाला है जो विजन में जो इम्पोर्टेंट न्यूज रही है 2018 एंड 19 उसके डॉक्यूमेंट से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट न्यूज क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है इसका ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था उसको वापस कर लिया है। इंडिया विथड्रू द मोस्ट फेवर्ड नेशन फ्रॉम द पाकिस्तान। मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ द WTO जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो हमारा GATT है, वहां पे क्या बोला गया है कि सपोज किया कोई ए कंट्री है, अगर ए कंट्री बी के साथ कोई भी ट्रेड कर रही है उसको कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब ये है कि बाकी जो कंट्रीज होंगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सेम चीज उन लोगों को भी देना चाहिए, सेम स्टेटस उन लोगों को, मीन्स ट्रीट ऑल द अदर मेंबर इक्वली एज द मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर। इसका सेकंड क्या है कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को अगर उसका कस्टम ड्यूटी कम कर रही है, कोई ग्रांट दे रही है, तो उसको बाकी कंट्रीज को भी सेम देना पड़ेगा। अगर ए और बी के बीच में, इंडिया US के बीच में हो रहा है या इंडिया बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, बाकी जो कंट्रीज WTO के साथ हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सेम फेवर उनको भी करना पड़ेगा। जैसे इंडिया इसको कर रहा है फेवर या US इंडिया को फेवर कर रहा है, तो US को बाकी कंट्रीज को भी फेवर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इन इफेक्ट इट मीन्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी एक कंट्री के की प्रति, या किसी एक कंट्री को ज्यादा फेवर कर रहे हैं दूसरे को कम। मोस्ट फेवर नेशन में कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं इसके ये प्रिंसिपल्स में। क्या है कि राइट टू एंटर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। स्पेशल एक्सेस टू द डेवलपिंग कंट्री टू द मार्केट, क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प देने के लिए उन लोगों के लिए स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है कि वो आके हमारे मार्केट में अपना बेस बढ़ा सके। एंड रेज बैरियर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है कि अगर सपोज किया है कि कोई एक्स कंपनी है, बाहर की कंपनी एक्स है, अगर वो हमारे यहाँ पे आके वही सेम चीज जो हम लोग के इंडिया में बन रहा है, अगर उस पर कम दाम में बेचती है तो हमारा इंडियन मार्केट कम हो जाता है। उस चीज को रोकने के लिए, जो अनफेयर ट्रेड हो रही है उस चीज को रोकने के लिए आप बैरियर भी लगा सकते हैं। जनरल एक्सेप्शंस क्या है कि जैसे कोई नेशन है उसके पास राइट्स है कि वो कोई भी मेजर ले सकता है विच में रिस्ट्रिक्ट ट्रेड इन गुड्स बट आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ। मतलब कोई भी मेजर ले सकता है जो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ट्रेड से गुड, लेकिन उसको एक चीज ये याद रखना चाहिए, बट आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ एंड और हेल्थ। कुछ सिक्योरिटी एक्सेप्शन दिए गए हैं जिस पे बेस पे हम लोगों ने पाकिस्तान से जो स्टेटस छीन लिया गया है। सिक्योरिटी एक्सेप्शन में क्या है कि नेशन के पास राइट्स होते हैं कि वो मेजर ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट एसेंशियल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए कोई भी मेजर्स ले सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ट्रेड इन गुड्स। इंडिया ने यही चीज किया हुआ है। मोस्ट फेवर्ड नेशन जो पाकिस्तान को दिया था उसको वापस ले लिया गया है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आ नेशन हैज अ राइट टू टेक मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन, इट्स BOP। मतलब स्टेट्स के पास राइट्स हैं, नेशन के पास राइट्स हैं कि वो मेजर्स ले सकते हैं अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को का पोजीशन सेफगार्ड करने के लिए। एंड फोर्थ एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस इन सर्विसेज। कंट्रीज आर अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। वहां पे क्या है कि कुछ कंट्रीज को मतलब कंट्रीज को ये
अलाउ कर दिया गया है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इट लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। जैसे हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि अगर कोई भी बाहर का आता है आदमी, अगर वो यहाँ इंडिया में वही कम दाम में बेचता है, उस चीज को करने के लिए, या हम लोग अपना बाहर लेके जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट कम दाम में बेचे, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन अलाउ हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया अकॉर्डिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन टू ऑल। इंडिया ने क्या किया है कि सारे जितने भी WTO के मेंबर थे, इन सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया था, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान। जब WTO एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1994 में, फ्रॉम द मर्कसिस एग्रीमेंट। However, Pakistan never reciprocated non-tariff barrier as well as a huge trade imbalance. कुछ नहीं important. Next क्या है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये न्यूज में क्या रहा है कि इसलिए रहा क्योंकि इंडिया जो है वो 69 शेयर होल्डर बन गया है। किसका? यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब ये इसके बारे में ये क्या है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सेटअप एक मल्टीलेटरल बैंक है जो सेटअप हुआ था 1991 आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। अब ये बर्लिन वॉल क्या है, ये ऐसा है नहीं कि छोटी बॉल बना दी, यही दो है। ये 155 किलोमीटर लॉन्ग फोर्टिफाइड बैरियर है जो सेपरेट करती है वेस्ट बर्लिन को, ये वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन को सेपरेट करती है, and encircle the enclaves of the West Berlin from the German Diplomatic Republic। और ये कब तक रहा? 1961 से लेके 1989 तक रहा है। और इसको बनाया इसलिए गया था बर्लिन वॉल को क्योंकि जो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 जो जर्मनी था, एंड द सिटी ऑफ बर्लिन वाज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्यूपेशन जोन। 4 ऑक्यूपेशन जोन में डिवाइड कर दिया था। हर एक ऑक्यूपेशन में से सपोज किया कि ये जो पार्ट था, जो हमारा नॉर्थ वाला इस साइड का पार्ट ले लिया गया था, यूके ने यहाँ सदर्न पार्ट ले लिया था, जो ईस्ट साइड बर्लिन की बात कर रहा हूँ। सो वेस्ट साइड जो सदर्न पार्ट है इसको ले लिया था यूएस ने। यहाँ के कुछ पार्ट्स थे इसको फ्रांस ने ले लिया था, और ये वाला पार्ट इसको यूएसएसआर में चला गया था। इसके बारे में अगर आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर देख लीजिएगा। क्या है वो, क्यों बनाया गया था? टू प्रमोट प्राइवेट एंड एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव इन इमर्जिंग यूरोप। इसका हेडक्वार्टर है जो वो लंदन में है। इट इन्वेस्ट इन 38 इमर्जिंग इकोनॉमी अक्रॉस 3 कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स। इसके जो इन्वेस्ट करता है 38 emerging economy across 3 continents according to the set of criteria, the aim to make a countries more competitive। यही है कि उस कंट्री को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, बेटर गवर्न हो, अच्छे से उसको गवर्न चले, ग्रीनर हो, मोर इंक्लूसिव हो, मोर रिसाइलेंट एंड मोर इंटीग्रेटेड। इसमें क्या है कि इसके जो मेंबर हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डर है वो यूएस का है। EBRD ये डिफरेंट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, ये फुली ओन्ड बाय द यूरोपियन यूनियन मेंबर, एंड जो ये बनाया गया था, ये सपोर्ट इसलिए बनाया गया था टू सपोर्ट द यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज। ये EBRD अपने में ही यूनिक है क्योंकि इसका क्या है कि ये कभी भी फाइनेंस, जो कोल पावर प्लांट होते हैं उनको फाइनेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के कारण वो कोल पावर प्लांट को कभी फाइनेंस नहीं कर सकता। इट हैज प्लेस्ड टू डेडिकेट अबाउट 40% ऑफ इट्स फाइनेंसिंग टू द ग्रीन इन्वेस्टमेंट बाय 2020। इसका मतलब ये है कि उसका 40% जो है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट में डेडिकेट किया करेगा बाय 20। कब तक? 2020 तक। इंडिया टेक्स शेयर होल्डर इन EBRD बट इट विल नॉट बी अ रेसिपिएंट ऑफ EBRD फाइनेंसिंग। इसका मतलब ये है कि वो जो फाइनेंस करेगा उसमें इंडिया उसका रेसिपिएंट नहीं है। द मेंबर विल इनेबल इंडियन कंपनीज to undertake joint investment in region and in which EBRD operate। इसमें क्या है कि अब
अगर आपको EBRD फंडिंग के लिए एलिजिबल होना है तो प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड होना चाहिए EBRD कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन, ये इंडिया में नहीं है, हैव स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल प्रोस्पेक्ट, involve significant equity contribution in cash or in kind from the project sponsor, benefit the local economy and helps develop the private sector and satisfy banking and environmental standards. सारा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सार्क डेवलपमेंट फंड। ये सार्क डेवलपमेंट फंड क्या है कि क्यों न्यूज में रहा है? जो सार्क डेवलपमेंट फंड पार्टनरशिप कॉन्क्लेव हुआ था न्यू दिल्ली 2018 में। सार्क डेवलपमेंट फंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसको बनाया गया था, जो हमारे 8 मेंबर हैं सार्क से, उन्होंने उनके जो हेड से उन्होंने मिलके इसको बनाया है। कब बनाया था इसको? जो हमारी 16th सार्क समिट हुई थी थिम्पू भूटान में 2010 में। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे इसको बनाया गया तो उसका सेक्रेटेरिएट भी वहीं पे ही होगा। इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट थिम्पू, जो कि राजधानी है भूटान की। इसकी जो गवर्निंग काउंसिलिंग होती है उसमें क्या होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं ये सारे 8 कंट्रीज के, जो ब्रिक्स के सार्क के जो मेंबर हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर इसकी गवर्निंग काउंसिल्स होते हैं, काउंसिल में होते हैं। इट वाज क्रिएटेड एन अम्ब्रेला फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर ऑल सार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। ये इसलिए बनाया गया था, जो अम्ब्रेला फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स हैं सार्क के, उन चीज के लिए। इट फंड्स प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया रीजन बाय 3 विंडो। कौन कौन से विंडो ये फंड देता है साउथ एशिया रीजन में? कौन कौन से? एक तो है सोशल विंडो, सेकेंड इकोनॉमिक विंडो एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर विंडो। अभी तक का इसका टोटल कॉर्पस इसका कितना हो गया है? 1.5 बिलियन, जिसमें से टोटल कैपिटल बेस करेंटली इसके पास है 497 मिलियन। नेक्स्ट हमारा है एशिया यूरोप मीटिंग, जो हम लोग की 13th एशिया यूरोप मीटिंग समिट हुआ था। इसका थीम कहाँ पे? कंबोडिया में। इसका थीम क्या था कि स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड शेयर्ड ग्रोथ। अब इसके बारे में देख लेते हैं, एशिया यूरोप मीटिंग जो हुआ था हम लोग का, उसके बारे में क्या है। ये इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस स्टैब्लिश्ड है, इंटर गवर्नमेंटल प्रोसेस है जो स्टैब्लिश्ड हुआ था 1996 में। किस लिए? टू फोस्टर डायलॉग एंड कोऑपरेशन बिटवीन 51 एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज। इसके साथ साथ में इसमें 2 इंस्टीट्यूशनल पार्टनर थे। कौन कौन से? यूरोपियन यूनियन एंड आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2006 with effect from 1 जनवरी 2007। उसका जो फर्स्ट समिट लेवल पार्टिसिपेशन जो इंडिया का हुआ था वो 2008 में हुआ था। फर्स्ट समिट एशिया यूरोप मीटिंग का बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में। इसका एम क्या है? टू प्रमोट अ मोर ग्लोबल विजन among European and Asian policymaker by allowing them to exchange views, political, economic, financial, social and cultural issues। इनके जो यूरोपियन हैं और यूरोपियन एंड एशियन पॉलिसी मेकर हैं, ये क्या कर सकते हैं? अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं ऑन दीज टॉपिक्स, जैसे पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिक्स है, सोशल, फाइनेंशियल एंड कल्चरल इश्यूज। नेक्स्ट हमारा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, जो हमारा 4th एडिशन हुआ है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का, वो माले में हुआ है, दैट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। अब इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस होता क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है ये इनिशिएटेड बाय द इंडिया फाउंडेशन अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर है? सिंगापुर, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। इन तीनों ने मिलके इसको बनाया हुआ है, ये लेके आए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि ये इट इज एन एनुअल एफर्ट टू ब्रिंग जो हेड्स होते हैं स्टेट्स के या गवर्नमेंट्स के, ये जो मिनिस्टर्स हैं, जो थॉट लीडर्स हैं, स्कॉलर्स, डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट्स एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम अक्रॉस द रीजन, उन सबको एक साथ मिलके जोड़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? 3 सक्सेसफुल, इसके अभी तक 3
सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, जो कि 2016 में हुआ था सिंगापुर में, 2017 में श्रीलंका एंड 2018 वियतनाम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एक डॉक्यूमेंट, एक विजन डॉक्यूमेंट आया है किसके ऊपर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। इसको रिलीज किया गया है एशिया अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक समिट बाय इंडिया इन पार्टनरशिप विद जापान। इंडिया और जापान दोनों ने मिलके इसको, जो हमारा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इसका एक डॉक्यूमेंट निकाला गया है जब हमारा एशिया डेवलपमेंट बैंक समिट हुआ था वहां पे। अब इसके इस कॉरिडोर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या है कि एक विजन डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर्ड किया जाएगा जॉइंटली बाय जो इंडियन और जापानीज थिंक टैंक हैं उनके द्वारा। जैसे हमारा हो गया रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री RIS हो गया, सेकंड ERI इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया, एंड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक जो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन ये जो थिंक टैंक्स हैं इंडिया और जापान, इनके द्वारा वो बनाया गया है इन कंसल्टेशन विद अदर थिंक टैंक इन एशिया एंड अफ्रीका। और जो अदर थिंक टैंक हैं जो एशिया और अफ्रीका में हैं उनके कंसल्ट से लेकर ये सारा बनाया गया है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कॉरिडोर के, कि जो कनेक्टिविटी है एशिया और अफ्रीका की, इसको एनहेंस करना है। ये ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी को एनहेंस करेगा एशिया एंड अफ्रीका की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये 4 एरियाज पे फोकस करेगा। वो कौन कौन से 4 एरियाज है? पहला हमारा हो गया डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, सेकंड है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी, थर्ड हमारा है एनहांसिंग स्किल, एंड फोर्थ है पीपल टू पीपल पार्टिसिपेशन। इन चारों जो एरियाज हैं इन एरियाज पे ये फोकस करेगा। और मेन जो उसका रहेगा डेवलपमेंट ऑपरेशन का, वो एरियाज रहेंगे एग्रीकल्चर, हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिया पैसिफिक आइलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, जो होस्ट किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। किस किस के बीच में है, इंडिया और पैसिफिक आइलैंड के बीच में होती है। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये कॉन्फ्रेंस। The conference is being held under the framework of Forum for India-Pacific Island Cooperation with TERI, the Energy and Resource Institute, as its key knowledge partner। एक FIPIC और दूसरा TERI, ये इसके की नॉलेज पार्टनर है। ये कौन कौन से एरियाज पे फोकस करेंगे, सच एज जो ब्लू इकोनॉमी हमारी होती है, adaptation mitigation practice for climate change, disaster preparedness, health, international solar alliance, as well as finding practical solution for NDC national determined contribution, जो है उनकी जो implementation। नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, FIPIC, फिपिक है क्या? ये इसको बनाया गया था नवंबर 2014 में। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो रिलेशन है विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसका फर्स्ट समिट हुआ था नवंबर 2014 में सुबा इन फिजी। उसके बाद जो सेकंड समिट हुआ था वो अगस्त 2015 में हुआ था इन जयपुर। इसके जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। इंडिया और 14 अदर जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे एग्जाम जो हम लोग देख लेते हैं, टोंगा हुआ, कुक आइलैंड हुआ, तुवालू हुआ, नौरूरू, कीर्तिबाती, बनाटू, सोलोमोन आइलैंड, समोआ, न्यू पलाउ, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, फिजी एंड पापुआ न्यू गिनिया। ये सारे इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। ये है क्या? यहाँ पे क्या हुआ था कि जो US है
उसने एक ये चीज साइन किया हुआ है, क्योंकि जो चाइना का जो थ्रेट है, जो मिल रहा है थ्रेट चाइना से, उस चीज को काउंटर करने के लिए और रीविनगोट्रेट मतलब अपनी जो दोबारा से पावर लीडरशिप लेके आ जाए इंडिया एंड पैसिफिक रीजन में। इसके बारे में देख लेते हैं, एरिया के बारे में। यार ये है क्या, ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक मल्टीफेकेटेड यूएस स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज यूएस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड वैल्यूज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो यूएस की सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और वैल्यूज है, उस चीज को बढ़ाने के लिए किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाने के लिए इस चीज को एस्टेब्लिश किया गया था। जो न्यू लॉ मैंडेट का निकला है एक्शन काउंटरिंग चाइनाज इलीगल कंस्ट्रक्शन, जो चाइना जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है या मिलिट्रियाइजेशन कर रहा है ऑफ आर्टिफिशियल फीचर्स इन साउथ चाइना सी, और जो कोर्सिव इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, उस चीज को ये मैंडेट एक्शन रहेगा, काउंटरिंग चाइनाज इलीगल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया रिकॉग्नाइज द वाइटल रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस एंड इंडिया इन प्रोमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या है कि इंडिया और यूएस से अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगा, बहुत ज्यादा रोल, वाइटल रोल रहेगा इस चीज में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। ये प्रमोट करेंगे पीस एंड सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में एंड कॉल फॉर द स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। यूएस और इंडिया का ये चीज अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगी, जैसे डिप्लोमेटिक हुआ, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटीज। इट अलोकेट्स अ बजट, इसने क्या किया है कि 1.5 बिलियन ओवर द 5-year पीरियड के लिए इसने बजट अलोकेट किया गया है टू एनहेंस द कोऑपरेशन विद अमेरिकाज स्ट्रेटेजिक रीजनल विद इट्स अलाइज। अमेरिका के जो अलाइज हैं इस रीजन में, एशिया का, एशिया जो पैसिफिक रीजन में, उस चीज को उनके कोऑपरेशन से के लिए टू एनहेंस द कोऑपरेशन विद द, इतना बजट अलोकेट किया 1.5 बिलियन ओवर द 5-year पीरियड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या, टॉपिक क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसमें क्या हुआ था, अभी जो इंडिया ने जो रशिया से S-400 मिसाइल्स लिया है, इस चीज को, ये चीज यूएस को अच्छा लगा, तो यूएस के जो ऑफिशियल है उन्होंने वार्न किया इंडिया को कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं ये सही नहीं है एंड इंडिया में रिस्क सैंक्शन अंडर काटसा, जो काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है, उसके अंडर इंडिया के ऊपर कई सारे रिस्क के लगने की संभावना है। ये क्या है, काटसा ये यूएस फेडरल लॉ है, जो उसको एनेक्ट किया गया था 2017 में 17 में। जो उसका काम क्या है, टू काउंटर द एग्रेशन ऑफ ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। जितने भी जो ईरान है, जितने भी एग्रेशन अगर इन कंट्रीज से आते हैं, जैसे ईरान है, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, इस चीज को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था, थ्रू प्यूनिटिव मेजर्स लिए जाएंगे। अंडर द एक्ट द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हैज नोटिफाइड ऑलमोस्ट ऑल मेजर 39 जो रशियन एंटिटीज हैं, 39 रशियन एंटिटीज हैं, उन चीज को जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वो नोटिफाई करता है फ्रॉम द डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर डीलिंग विद विच सच कुड मेक थर्ड पार्टी लायबल टू द सैंक्शन। ये थर्ड पार्टी जिसमें आ जाएगा वो उसके पर सैंक्शन लगने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट। एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन में, क्या है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट। इसने क्या किया था कि जो हमारा काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क था 2005 में जो क्रिएट किया गया था, उसको ये रिप्लेस करेगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और क्या है कि ये एग्रीमेंट है बिटवीन द यूनाइटेड नेशन चीफ और 36 ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटीज एंड इंटरपोल एंड लास्ट इज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एग्रीमेंट है, टू बेटर द सब नीड ऑफ द मेंबर स्टेट व्हेन कम्स टू द टैकलिंग ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। जब कोई भी इंटरनेशनल टेररिज्म आता है तो उस चीज को जिनके भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो नीड्स हैं
उनको अच्छे से बेटर सर्व किया जाए, इसलिए ये एग्रीमेंट बनाया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? To ensure the United Nations system provide coordinated capacity building to support member states at their request and implement a United Nations counter-terrorism strategy and other relevant resolution. Next क्या है कि foster close collaboration between the Security Council mandated bodies and the rest of the United Nations system. और उसमें क्या बोल सकते हैं, United Nations Global Counter-Terrorism Compact Coordination Committee will oversee and monitor the implementation of the compact, which will, इसको चेयर करेंगे कौन? यूनाइटेड नेशन के जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है वो उसको चेयर करेंगे फॉर काउंटर टेररिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। ये स्ट्रेटेजी पॉलिसी ग्रुप क्या है कि जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है स्ट्रेटेजी पॉलिसी ग्रुप, और इसकी जो एनएसए वो चीफ रहेंगे। एसपीजी सेटअप हुआ था, इसके बारे में देखते हैं क्या है। एसपीजी सेटअप हुआ था 1999 में, और ये फर्स्ट टायर है ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर का। इट इज मैंडेट टू पब्लिश नेशनल डिफेंस रिव्यू, इसको पब्लिश करना ये मैंडेट है टू पब्लिश नेशनल डिफेंस रिव्यू। एक शॉर्ट टर्म ड्राइव होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट एंड डिफेंस मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। SPG shall be the principal mechanism for inter-ministerial coordination and integrator of relevant input information on national security policies. इतना कुछ नहीं है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट करेंगे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एसपीजी डिसीजन आएंगे यूनियन मिनिस्ट्रीज के साथ, डिपार्टमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इंडियाज थर्ड आईटी कॉरिडोर इन चाइना। इंडिया ने थर्ड अपना आईटी कॉरिडोर सेटअप एस्टैब्लिश किया है चाइना में। कौन से जगह में, ये याद रख लो, जो हम लोग का गोंजो सिटी है जियांगसू प्रोविंस में, वहां पे इसको एस्टैब्लिश किया है। किसके पार्टनरशिप के साथ? जो नासकॉम है, इंडिया का जो नासकॉम है एज एंटर्ड विद द चाइनीज गोंजो सिटी टू डेवलप इंडिया थर्ड आईटी कॉरिडोर। यहाँ दो पहले कौन कौन से थे? एक है दलाइन जो कि आईटी हब है, इंडिया का फर्स्ट आईटी हब चाइना में। कौन सा प्रोविंस है? लियोनिंग प्रोविंस। और सेकंड है ग्यूयांग इन गुजोंग प्रोविंस टू टैप द वर्ल्डिंग चाइनीज आईटी इंडस्ट्री। First two corridors have paved the way for the cooperation and coordination artificial intelligence में और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एनालिटिक एंड चाइनीज मार्केट। ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा to provide market access to Indian IT firm in the huge Chinese market. इंडिया बहुत पहले से डिमांड कर रही है China to provide market access to India IT and pharmaceutical firms for several years to reduce जो bilateral trade है deficit, उस चीज को reduce करने के लिए। और लास्ट टॉपिक हमारा है इंडिया नॉर्डिक समिट जो हुआ है, फर्स्ट समिट हुआ है इंडिया नॉर्डिक समिट स्टॉकहोम में अप्रैल 2018 में। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? स्वीडन, इसमें कौन कौन से इंक्लूड है? स्वीडन है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। The only instance when Nordic countries had held such a summit was with the then President Barack Obama of the USA. उस तब जो बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब वहां जो इसका समिट हुआ था, उसके बाद कोई वो नहीं है। जो हमारा इंडिया का फर्स्ट समिट हुआ है 2018 स्टॉकहोम। That's all for today. Thank you.